इस वक्त बड़ी खबर आ रही है डॉक्टर कफील के ताल्लुक से। डॉक्टर कफील खान पर अब मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज। यूपी हुकूमत ने दर्ज कराया है मुकदमा। गुज़िश्ता महीने एमयू में इश्तिहाल तकरीर करने का इल्ज़ाम। 12 दिसंबर को मुतनाज़ CAA के खिलाफ जलसा हुआ था। जमानत मिलने के 4 दिन बाद भी कफील मथुरा जेल में कैद। 29 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे डॉक्टर कफील खान। तब मुंबई शाहीन बाग जा रहे थे डॉक्टर कफील खान। NSA लगाने पर कफील के भाई अदील का बयान। यूपी की रियासती हुकूमत की ईमा पर कफील को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है डॉक्टर कफील के ताल्लुक से। डॉक्टर कफील खान पर अब मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज। यूपी हुकूमत ने दर्ज कराया है मुकदमा। गुज़िश्ता महीने एमयू में इश्तिहाल तकरीर करने का इल्ज़ाम। 12 दिसंबर को मुतनाज़ CAA के खिलाफ जलसा हुआ था एमयू में। जमानत मिले 4 दिन हो गए, लेकिन कफील मथुरा जेल में अब भी है कैद। 29 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे डॉक्टर कफील। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां सामान्य नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त फुलान के जरिए जुड़े हैं। तारिक कमर, कफील खान के लिए मुश्किलों में इजाफा हो गया है। मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ है उन पर। हाँ देखिए आजम, उन पर NSA लगा दी गई है। और बड़ी अहम बात यह है कि जिस शख्स को 4 दिन पहले जमानत मिल चुकी हो और वो उसके फैमिली मेंबर्स ये बार बार ये मुतालबा कर रहे हो कि छोड़ दिया जाए, फिर अचानक ये मालूम होता है कि साहब NSA लगा दी गई है। तो देखिए अपने आप में कहीं ना कहीं ये इशारे मिल रहे हैं कि एक इंतकामी कार्रवाई है हुकूमत की जानिब से जो कफील अहमद के खिलाफ अभी तक जारी है। और किसी भी तरह की रियायत बरतने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। बल्कि अभी कुछ देर पहले ही अदील से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया है कि ये इंतकामी तौर पर ऐसा किया जा रहा है, जबकि 4 दिन जमानत मिलने के बाद जेल में रखने की कोई तुक नहीं है। और इस खुसूसी बात यह है कि एक स्पेशल ऑर्डर भी इशू हुआ है जिला मजिस्ट्रेट की जानिब से कि इनको जमानत के ऑर्डर होने के बाद क्यों जेल में रखा गया, छोड़ दिया जाए। उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और कार्रवाई तो अलग, छोड़ने की बात अलग, बाकायदा NSA लगा दी गई। तो देखिए अपने आप में कहीं ये इशारा मिल गया है कि जो हुकूमत की ये कार्रवाइयां हैं वो बहुत मंसूबाबंद तरीके से हैं। और अब जाहिर है कि ये पूरा कोर्ट का मामला है तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। ताहम इतना जरूर है कि जो फैमिली मेंबर्स है, अफराद खानदान, उन्होंने कहा है कि हम अदालत का रुख करेंगे, चैलेंज करेंगे इसको। ये बिल्कुल नाजायज है, खिलाफ वर्जी की जा रही है अदालत के हुक्म की। और हुकूमत जानबूझ के ये इकदाम कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है और उनको बाकायदा तौर पर ज़हनी इस्तेसाल किया जा रहा है। तारिक, एक चीज और जानना चाहेंगे, डॉक्टर कफील मथुरा जेल में इस वक्त कैद है। अब उनके ऊपर NSA लगा दिया गया है, मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो क्या ये मथुरा जेल में ही रहेंगे या इनको लखनऊ या किसी और जेल में या कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है? नहीं देखिए, NSA लगने के बाद तो कहीं शिफ्ट करने के इम्कानात जो हैं वो ज्यादा हैं। हालांकि ये हुकूमत के इमा पर है कि वो कहाँ रखना चाहें उन्हें। जो एक उनकी रूलिंग होती है जेल की अलग, तो वो तय करेगी कि कौन सी जेल में जो वो कैदी जो जिनके ऊपर NSA लगती है उनकी जेल मुंतकिल किया जाता है, आम जेल कैदियों से अलग रखा जाता है उन्हें। तो अब देखना यही है कि क्या सूरत हाल आइंदा आती है। लेकिन बहुत अजीब और गरीब मंजरनामा यह है कि जिस वक्त से BRD स्कूल गोरखपुर का मामला हुआ था उस वक्त से अभी तक कफील खान को राहत नहीं मिली है। जब भी वो कोई कदम उठाते हैं उनको वॉच भी किया जाता है और फिर उनको गिरफ्त में भी ले लिया जाता है। जाहिर है बॉम्बे से उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर एक ऐसे मामले में गिरफ्तार किया गया जब वो एक प्रोटेस्ट में शरीक होने के लिए जा रहे थे। जी। और जेल भेज दिया गया और फिर NSA अब लगा दी गई। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये उन तमाम लोगों को बहुत चौंका रही हैं जो आईन और कानून में, अदलिया में बड़ा मतलब यकीन रखते हैं, लेकिन हुकूमत से कहीं ना कहीं मायूस हो रहे हैं हुकूमत की कार्रवाइयों से। और ऐसा महसूस होने लगा है कि अभी तो देखिए पूरी तहकीकात के बाद ही पता चले कि इसका ग्राउंड क्या बनाया है, क्या कार्रवाई की गई है, किस बेस पे ऐसा किया गया है। ताहम तो फैमिली मेंबर्स की बातें हैं या दूसरे जो जिम्मेदार लोगों से भी कुछ बात हुई, उन्होंने यही कहा है कि ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई के तहत, क्योंकि हुकूमत ने जो पहले मुकदमे दायर कर दिए तो उसमें भी बेशतर मुकदमात में उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। तमाम इल्जामात की तरदीद हो गई थी कुछ इल्जामात को छोड़कर। और अब तो उसमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जैसे कि एक हदफ बना लिया है हुकूमत ने या अपनी अना का मसला बना लिया है कि इनको चैन से या सुकून से रहने नहीं दिया जाएगा या इनको बाहर नहीं रहने दिया जाएगा। तो अब देखिए इस पर तहकीक करने की भी जरूरत है और बाकायदा तौर पर वो मामला देखने की जरूरत है जो अदलिया के मामला हैं कि क्या कुछ गुंजाइश उसमें निकल के आती हैं या क्या कुछ ऐसे बातें हुई हैं जिनकी बुनियाद पर ये कार्रवाई की गई है। हालांकि मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ कि जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो यही कहते हैं साहब ये इंतकामी कार्रवाई है, लेकिन जब तक हुकूमत का कोई रुख सामने ना आ जाए तब तक कुछ कहना काबिल वक्त होगा। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इस तमाम जानकारी के लिए।
तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त डॉक्टर कफील के ताल्लुक से। कफील खान पर एनएसए का मुकदमा दर्ज किया गया। यूपी हुकूमत ने दर्ज कराया है ये मुकदमा। गुज़िश्ता महीने एमयू में इश्तियाल अंगेज़ तकरीर करने का है इल्ज़ाम। 12 दिसंबर को मुतनाज़ सीए के खिलाफ जलसा हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहां उन्होंने तकरीर की थी जिसको लेकर एनएसए लगाया गया। जमानत मिलने के 4 दिन बाद भी कफील मथुरा जेल में कैद है। इस मामले में इनको जमानत मिल गई थी, लेकिन अभी भी मथुरा जेल में वो कैद है। 29 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे डॉक्टर कफील। वो मुंबई के शाहीन बाग जा रहे थे। एनएसए लगाने पर कफील के भाई अदील का बयान। यूपी की रियासती हुकूमत की हिमायत पर कफील को निशाना बनाया जा रहा है। आज पुलवामा हमले की पहली बरसी है। मुल्क भर में शहीद जवानों को याद किया जा रहा है। आज पुलवामा के लतीपुरा में दहशतगर्दाना हमले में शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। शहीद जवानों की याद में एक प्रोग्राम भी किया गया और इन्हें सलामी दी गई। इंसाफ की बात नहीं करना चाहूँगा, मगर ये करना चाहूँगा कि सारे फोर्सेस ने मिल के पुलवामा अटैक के बाद एक कंसर्टेड एफर्ट किया था। आपको खुद मालूम है कि उनके चंद महीनों के अंदर जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स थे और जो मेन टेररिस्ट थे वो न्यूट्रलाइज हो गए थे। उसके बाद कई लोग अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने बाहर से एज OGW उनकी मदद की थी। तो जो जिन लोगों ने ये हादसा अंजाम दिया था उनका हिसाब किया जा चुका है। और बाकी रही बात फैमिलीज़, जिन मार्टियर्स की जो फैमिलीज़ हैं वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। एंड वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू टेक केयर ऑफ देम। तो इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा कोमल से, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। कोमल, 1 साल हो गए पुलवामा हमले को, आज भी शहीदों के अहले खाना की आंखें नम हैं। बिल्कुल आदम जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हर कोई एक आंसू बहा रहा है, हर कोई भावुक है, क्योंकि इन 40 जवानों ने जो शहादत दी है वो कोई भी नहीं भूल पा रहा है। ना उनके परिवार वाले भूल पा रहे हैं, ना उनके साथी जो उनके साथ सिपाही साथी थे, जो जवान थे, वो नहीं भूल पा रहे हैं। इवन पूरा देश जो है वो उनकी इस कुर्बानी को, इस शहादत को नहीं भूल पा रहा है। हर एक की आंखें नम है। आज 1 साल हो गया है और 14 फरवरी 2019 को जब ये दर्दनाक हादसा पुलवामा के लथपोरा में हुआ था, तो उसके बाद आज तक वो उनके परिवार वाले भी खून के आंसू रो रहे हैं। उनकी शहादत का गर्व तो हर परिवार के सदस्यों को है। उनके केंद्रीय रिजर्व पुलिस के सभी जवानों और ऑफिसर्स को उनकी शहादत पे गर्व भी है। उनका सीना चौड़ा भी हुआ, जो उसके तुरंत बाद, थोड़े ही दिन के बाद एयर स्ट्राइक भी करी गई। लेकिन ये जो शहादत है ये कभी भी कोई भी नहीं भूल सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी शहादत हुई है। वो वहां हर कोई जवान जो है वो कभी भी कहीं पे भी देश की रक्षा करने के लिए जब अपनी ड्यूटी पर तैनात होता है तो वो इससे एक उम्मीद भी होती है कि अपनी ड्यूटी को पूरी करके उसको वापस भी लौटना है। लेकिन वापस ही लौटने के लिए जब वो कश्मीर 2019 14 फरवरी को गए तो उन्हें नहीं मालूम था कि वो वापस नहीं आ पाएंगे, वो श्रीनगर भी नहीं पहुंच पाएंगे, वो बीच रास्ते में ही इस दर्दनाक हादसे में शहीद हो जाएंगे। तो आदम, ये बहुत दर्दनाक चूंकि हादसा हुआ है और इस दर्दनाक हादसे का कभी भी मूल जो है वो चुका कोई नहीं सकता। ये बहुत बड़ी शहादत है। आज हर एक की आंखें नम है। पूरे देश ने उस वक्त भी उनको श्रद्धांजलि दी थी। पूरा देश आज भी उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है वो दे रहा है। ये बहुत बड़ा हादसा था। ये बार बार हम लोग जब भी उन तस्वीरों को याद करते हैं, वो क्षतिग्रस्त तस्वीरों की तस्वीरें याद करते हैं, क्षतिग्रस्त बस की तस्वीरें याद करते हैं, या फिर उनके शरीर के ही चित्रों को जब याद करते हैं कि चुनना तक मुश्किल हो गया, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया, तो आज भी दिल जो है वो दहल जाता है, रोंगटे उभर के आ जाते हैं। बिल्कुल कोमल, एक चीज जानना चाहेंगे, सुबह से लगातार अपने दर्शकों को, अपने नाजरीन को हम दिखा रहे हैं पुलवामा में जो हमला हुआ था उसके बाद की यादें। एक मेमोरियल भी तैयार किया गया। आपने सुबह से लगातार दिखाया, जो जवान उनके साथी थे उनसे भी आपने बात की, उनकी भी आंखें नम थी। क्या उनके अहले खाना, उनके घर वाले जो शहीद हुए थे, उनके घर वाले भी वहां पर मौजूद थे? क्या उनसे भी आपने कुछ बातें की? उनका दर्द किस तरह से महसूस किया आपने? जी कोमल, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो शायद कोमल से हमारा राब्ता टूट गया, लेकिन नाज़रीन आपको बता दें
जी कोमल, जानना चाहूंगा कि आपने सुबह से कई बार दिखाया हमारे दर्शकों को, नाजरीन को, कि जो वहां पर जवान हमारे हैं, उनके साथी जो शहीद हुए थे, उनके साथी हैं, उनका किस तरह से दर्द है, सबकी आंखें नम थी। क्या जो शहीद हुए उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार भी वहां पर मौजूद इस मौके पर है? क्योंकि आज एक मेमोरियल भी तैयार किया गया है, वहां पर भी प्रोग्राम कुछ हो रहे हैं, उनको याद किया जा रहा है। तो क्या उनके घर वालों से भी कुछ बातें हुई? उनके किस तरह के जज्बात आप देख पाई हैं? बिल्कुल आदम जी, चूंकि जम्मू कश्मीर का एक ही जो राजौरी इलाके का एक जवान था जो इस पुलवामा अटैक में शहीद हुआ है, यूं तो पूरे भारत के अलग अलग एरिया से जो जवान थे, वो 40 जवान अलग अलग एरिया के रहने वाले थे, लेकिन जम्मू कश्मीर का भी एक जवान था जो राजौरी इलाके का रहने वाला था। तो उनके जो परिवार वाले हैं वो उनको भी गर्व है उनकी शहादत का। उन्होंने कहा था कि 2 दिन का वादा करके बच्चों के साथ लौट के आने का वादा करके गए थे, लेकिन वो 2 दिन अभी तक नहीं आए। और उन्होंने, उनकी पत्नी शाजिया से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि उस हादसे में मेरे जो खावन है वो चले गए हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज भी वो वापस आ जाएंगे। रात को सोती हूं तो ऐसा लगता है कि फोन आ जाएगा और वो वापस लौट आएंगे। उनके इस दुनिया से चले जाने का अभी तक उनको, उनकी बीवी जो शाजिया है, उनको विश्वास ही नहीं हुआ है, क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। उनकी बेटी ने जाते जाते, जब वो घर से निकल रहे थे, जिस दिन उनको श्रीनगर के लिए जाना था, तो उनकी बेटी जिद कर रही थी कि पापा मुझे कुछ शॉपिंग करनी है तो मुझे पैसे दे के जाओ। तो उनकी मदर ने कहा, शाजिया ने कहा कि मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को सिर्फ 100 रुपए दे के गए कि इसको चॉकलेट्स दे देना खाने के लिए, क्योंकि 2 दिन में तो मुझे लौट के वापस आना ही है। तो 2 दिन के बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो उसके बाद हम लोग मार्केट जाएंगे, हम लोग ढेर सारी अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करेंगे। लेकिन उनकी बातें पूरी नहीं हुई, वो वादे पूरे नहीं हुए। और शाजिया आज भी उन आंसुओं के साथ, गमगीन आंसुओं के साथ अपने बच्चों के साथ जिंदगी तो गुजार रही है, लेकिन अपने बच्चों का साथ साथ हौसला भी बुलंद कर रही है। क्योंकि बच्ची हमेशा पापा से कहती थी, उसका नाम फलक था, फलक हमेशा अपने पापा से कहती थी कि पापा मैं जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करूंगी, एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। और आज भी उनकी माँ जो है वो उसको उसी नक्शे कदम पर चला रही हैं, उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं ताकि वो अपने पापा के साथ किया हुआ वादा जो है वो पूरा कर सके। तो कहीं ना कहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, सिर्फ एक ही जवान थे जो राजौरी के इलाके के थे, शहीद हो गए। और यहीं पे जब आप सारे ये जो तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये हेड कांस्टेबल नसीर अहमद जो जम्मू कश्मीर 76वीं बटालियन के थे, हमारे कैमरामैन जूम करके बता रहे हैं, ये हेड कांस्टेबल नसीर अहमद 76वीं बटालियन जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने शहादत पाई। और उनका जो परिवार है, उनकी शहादत को कभी जो है वो भूल नहीं पाएगा। उनको आज भी लगता है कि नसीर अहमद लौट के वापस घर आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पुलवामा के ताल्लुक से। पुलवामा हमले की बरसी पर वज़ारत दाखिला की मीटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। फंड रेजिंग से मुतालिक उमूर पर पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं अमित शाह। भारत के वीर उन्वान से फंड रेजिंग का काम चला रही है वज़ारत दाखिला। BSF CRPF के DG मीटिंग में शरीक हो रहे हैं। आपको एक बात में बता दें, पुलवामा हमले की बरसी पर वज़ारत दाखिला की मीटिंग इस वक्त शुरू हो चुकी है। फंड रेजिंग से मुतालिक उमूर पर पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं अमित शाह। भारत के वीर उन्वान से फंड रेजिंग का काम चला रही है वज़ारत दाखिला। BSF CRPF के DG भी मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। तो इन सब के बीच राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। गुज़िश्ता साल फरवरी में हुए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की आज बरसी है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने इस मौके पर एक ट्वीट किया है और ये सवाल कहा है कि ये सवाल पूछना लाजमी है कि इस हमले का फायदा किसको हुआ, हमले की जांच में किसे जिम्मेदार ठहराया गया। इन्होंने पूछा कि सिक्योरिटी इंतजामात में इतनी बड़ी भूल के लिए बीजेपी हुकूमत में किसे जिम्मेदार गर्दाना जाना चाहिए। और राहुल गांधी के बयान पर हुकूमती ज़राए का रद्द-ए-अमल आ रहा है। कांग्रेस लीडर से पूछा गया है सवाल, 2004 में कांग्रेस की हुकूमत बनी, उसके बाद कई दहशतगर्दाना हमले हुए, उन हमलों का फायदा किसको हुआ? बीजेपी ने यह सवाल किया है। सरकार में शामिल कितने लोगों को जवाबदेह बनाया गया? 2008 में मुंबई हमला हुआ, क्या हुआ उसका? हमले की जांच में किसे जिम्मेदार ठहराया गया? उन्होंने पूछा कि सिक्योरिटी इंतजामात में इतनी बड़ी भूल के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया। तो आपको एक बार फिर बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर हुकूमती ज़राए का भी रद्द-ए-अमल आया है। कांग्रेस लीडर से सवाल पूछा गया, 2004 में कांग्रेस की हुकूमत बनी, उसके बाद कई दहशतगर्द हमले हुए, इन हमलों का फायदा
किसको हुआ? बीजेपी ने ये सवाल किया है कांग्रेस से। सरकार में शामिल कितने लोगों को इसके लिए जवाबदेह बनाया गया, ये भी पूछा है। बीजेपी ने 2008 में मुंबई का हमला हुआ, मुंबई हमले का सियासी फायदा किसको मिला, ये भी बीजेपी ने सवाल किया। क्या राहुल गांधी पाकिस्तानी साजिशों से वाकिफ नहीं है? तो पुलवामा हमले की आज पहली बरसी मनाई जा रही है। इस ताल्लुक से कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। पुलवामा जहां पर अटैक हुआ था उस ताल्लुक से मजीद जानकारी दे रहे हमारे नुमाइंदे शब्बीर। हम इस वक्त नेशनल हाईवे 44 यानी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे खड़े हैं। ये वही जगह है, लतपोरा जगह है, जहां पे सीआरपीएफ कानवाय पर 14 फरवरी 2019 को हमला हुआ था। दरअसल सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों का काफिला जम्मू से श्रीनगर आ रहा था, जिसमें 2500 से ज्यादा अफराद सीआरपीएफ कर्मी मौजूद थे। ये वही लोग थे जो कुछ छुट्टियों से वापस आ रहे थे, तो कुछ ट्रांसफर होकर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी देश सेवा के लिए आ रहे थे। उन्हें क्या खबर कि दुश्मन उनकी ताक पे यहाँ बैठा है। ठीक इसी जगह पे आदिल डार नामी खुदकुश बमबार ने बारूद से लदी गाड़ी सीआरपीएफ कानवाय से टकराई और उसके बाद यहाँ कयामत का मंजर था। हर तरफ लाशें बिछी थी और यहाँ तबाही का मंजर था। जो गाड़ियों में सीआरपीएफ कर्मी मौजूद थे, उन्हें शायद चीखने का या रिएक्शन करने का भी मौका नहीं मिला। हर घर वालों का ऐसा लगा कि हमारे घर में ही सिलेंडर जैसे फटे हुए हैं। तो जैसे वो भूचाल आया था, बिल्कुल वैसे ही महसूस हर घर वालों ने किया था। जब बाहर आए तब इसका पता चला कि क्या हुआ था। तो जब हम बाहर निकले तो बाहर आने के बाद इस कदर पता चला कि यहाँ पे कानवाई पे अटैक हुआ था। हम इसके पास में हमारे बच्चे भी 2 जख्मी हो गए थे। तो लेकिन शुक्र अल्लाह का कि सारे घर वाले बच गए और फौज ने भी हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं की थी। हम उनका भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस गांव पे बहुत बड़ा रहम किया था और किसी को पीटा नहीं, किसी को कुछ कहा नहीं। हर घर वालों को उन्होंने हिफाजत किया था जिसका जब ये ऐसा हुआ था। हम नहीं चाहते थे कि हमारे फौजियों के साथ भी ऐसा हो जाए। हम वो भी इंसान है, इंसान को मारे, एक इस कदर की इंसानियत है। पुलवामा हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ रणनीति में एक खास तब्दीली आई। हालांकि पहले भी देश की रणनीति यही थी कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन पुलवामा हमले के बाद जो देश में गुस्सा उबल पड़ा, उसके बाद ऐलान हुआ कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में कोई भी हद पार करेंगे। और 26 फरवरी 2019 को आर्जी हदें पार करके बालाकोट पे जो स्ट्राइक्स हुई, उससे इस रणनीति का बाज़ाबिता ऐलान हुआ। देश के पासबां हर दिन, हर पल, हर सड़क, हर गली, हर कूचे में उस संकल्प को दोहरा रहे हैं कि मुल्क को आतंकवाद से पाक करना है और देश को अपने पासबानों के संकल्प पे पूरा भरोसा है। शब्बीर शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। पुलवामा हमले में पटना के हवलदार संजय सिन्हा भी शहीद हुए थे। आज भी उनके खानदान के दिल में इनका जख्म ताज़ा है। सरकार के वादे पूरा ना होने पर भी नाराजगी है। देखिए रिपोर्ट। पटना के मसौड़ी का तारेगना इलाका किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ के हवलदार संजय सिन्हा यहीं के रहने वाले थे। घटना के 1 साल बाद जब न्यूज़ 18 की टीम उनके घर पहुंची तो घर के बाहर सड़क की तामीर का काम चल रहा था। सरकार का वादा पूरा नहीं होने पर शहीद का खानदान बेहद नाराज नजर आया। सरकार नहीं सरकार बनावेगा तो हम अपना छोड़ दें, त्याग दें। वो तो त्याग दिया कि शहीद हो गया, सरकार आंख में उनके बैठ गया। हमको क्या जरूरत है? हमारा बेटा है, हमारा खून है, हम अपना बना रहे हैं। आश्वासन दिया गया लेकिन स्मारक नहीं बनाया गया। हम लोग आज 1 साल बीतने के बाद सोचा कि हम लोग अब जितना बनेगा उतना अपने बल पर स्मारक छोटा सा बना रहे हैं, जो हमको सदा के लिए यादगार होगा। शहीद संजय सिन्हा के खानदान में वालिदैन के साथ अहलिया और बच्चे भी हैं। छोटी बहन को बिहार सरकार में क्लर्क की नौकरी मिली है। शहीद की अहलिया चाहती हैं कि एक बार उनकी मुलाकात वजीर दाखिला से हो।
ताकि वो कुछ अहम और राज की बात उनसे कर सकें। वहीं शहीद की वालदा की आंखें आज भी बेटी की याद में नम हैं। लगे कि तू करे जा माने तो भग से याद पड़ जाए, भुला लो रहे लगे कि तू बेटा आवी था, फोटो दिखाई था लगे कितनी बोला था बेटा। हवलदार संजय सिन्हा ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना फर्ज अदा किया। अब उम्मीद यही है कि सरकार भी खानदान से किए वादे को हकीकत में बदलकर उन्हें सच्ची खराज अकीदत पेश करेगी। गर्व की तो अनुभूति है पूरे परिवार को, लेकिन जो दर्द है और उस पर जो सरकारी छलावा इनके साथ हुआ है, जो छल किया है सरकार ने, वह वाकई में इस परिवार के लिए किसी विपदा से कम नहीं है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, मसौढ़ी, पटना। जम्मू में आज सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन की तरफ से गुज़िश्ता बरस पुलवामा में हुए हमले के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए काफ़ी तादाद में जवान और अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर बटालियन के कमांडेंट नीरज कुमार पांडे ने शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए इस अज़्म का इआदा किया कि फोर्स हमेशा मुल्क की सालमियत को बरकरार रखने के लिए काम करती रहेगी। इन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। वादा है कि पुलवामा हमले में इसी बटालियन के जवान शहीद हुए थे। इस मौके पर काफी जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। उन 76 बटालियन के 5 शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए परमात्मा से अरदास करता हूं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति बख्शे, परिवार को भाना मनन दा बल उद्यम बख्शे। कुछ इन शहीदों के साथ में हमारी बातें जुड़ी है। एमटीओ साहब का फोन आया जिसमें बताया गया कि कल टीसी जम्मू में एक गाड़ी श्रीनगर कानवाई में जाने के लिए मांगी है, तभी हवलदार चालक जयमल सिंह खाना बीच में छोड़ के और एमटीओ साहब के पास गए। आपके बेटे की शादी है, आप वापस आ नहीं पाओगे क्योंकि कश्मीर के स्लाइडिंग पॉइंट जिसमें बर्फबारी बन जाती, रोड बंद हो जाते हैं, तो मैं अपनी वॉलंटियर होकर ड्यूटी में चले जाता हूं। तो वो ड्यूटी में चले गए। थोड़ी देर बाद में पता चला कि पुलवामा अटैक हो गया जिसमें हमारे शहीद हो गए, जो कि बस क्षतिग्रस्त होगी। उन शहीदों को मैं श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले पुलवामा शहीदों को नमन करता हूं। मेरे साथी शहीद नसीर अहमद, उनकी कुछ याद मैं साझा करना चाहता हूं। वो जब यहाँ से कानवाई ड्यूटी में गए हैं तो उन्होंने अपने एक साथी को फ़ोन किया कि मेरी यूनिफॉर्म जो है धोबी शॉप में है, प्रेस करने के लिए उसको ले लेना। तो वो जिन साथी को फ़ोन किया वो ड्यूटी पर थे, उन्होंने मुझे बताया कि नसीर, हवलदार नसीर जो हैं, ये इनकी यूनिफॉर्म है, इनका नाम लिखा हुआ है, आप वो यूनिफॉर्म वहाँ से लेके अपने पास रख लीजिए। अपने रब से ये दुआ करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा हादसा किसी को सुनने को ना मिले। मैं पुलवामा शहीदों के लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकते हम, जिस दिन ये घटना घटी थी। लंबा मेरे साथ ही ड्यूटी करता था इधर ही क्वेटी के अंदर। रात को हमारे को आदेश मिला लंबा को कि कल आपको श्रीनगर जाना है। तो लंबा मेरे को बोला रोहतास लंबा कि मेजर यार मेरे तो श्रीनगर जाना है, पीछे मैंने डिटेल किया है। मैं बोला ठीक है दोस्त, ड्यूटी तो करना ही है, चलो। इसके बाद वो चले गए। शाम को 7 बजे हम यही इकट्ठे हुए थे। उस टाइम पता चला कि हमारी ही यूनिट की कोई गाड़ी ऐसे हुआ है। मैंने तुरंत कॉल किया, कॉल किसी का नहीं लग रहा था। बस मैंने इसके अलावा कुछ नहीं। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ जहां मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है, वहीं मध्य प्रदेश जमत उलमा ने 1.25 लाख दस्तखतों पर मबनी मेमोरेंडम को सदर जमहूरिया हिंद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रवाना किया है। जमत उलमा मध्य प्रदेश के अरकान ने भोपाल पोस्ट ऑफिस पहुंचकर 1.25 लाख दस्तखतों पर मबनी मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रवाना किया और आइन के खिलाफ बनाए गए शहरियत तरमीमी कानून को खत्म करने का मुतालबा किया। मध्य प्रदेश भी इसी कड़ी के अंदर बराबर जो है मुखालिफत कर रही है इस कानून का। आप देख रहे हैं कि तकरीबन 2 माह से औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं सड़कों पर हैं, इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार, ऐसा लगता है कि सरकार को अब ये सरकार नागरिकों की सरकार नहीं होकर एक ख़ास विचारधारा की, एक ख़ास संगठन की सरकार हो गई है। क्योंकि इतने दिनों के बाद भी मासूम बच्चे, औरतें जो हैं सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। अब हमारी जो आखिरी आशा जो बचती है, आखिरी उम्मीद जो बचती है, भारत के राष्ट्रपति महोदय बचते हैं और सर्वोच्च न्यायालय से हमारी उम्मीदें हैं कि वो इस पे आगे आकर जो है खुद संज्ञान लेकर जो है इस पर जो है कार्रवाई करें
और ये जो दुर्भावना और सांप्रदायिकता से पूर्ण जो कानून बनाया गया है इसको जो है वापस लें। इसीलिए हम लोगों ने विरोध का एक तरीका ये अपनाया है कि पूरे मध्य प्रदेश से हमने तकरीबन 1.25 लाख के करीब नागरिकों के सिग्नेचर करवाए हैं और हमने राष्ट्रपति महोदय से ये मांग की है कि ये जो सीए का कानून है इसको तत्काल वापस लें और भारत के नागरिकों की जो मंशा है, जो विरोध है, उसका ख्याल रखें। और ऐसी ही मांग हम भारत के जो चीफ जस्टिस महोदय हैं उनसे भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस कानून को वापस लें और नागरिकों की हितों की रक्षा करें। दिल्ली हाईकोर्ट 17 फरवरी को दिल्ली में एक कॉलेज की तालिबात के साथ बदसलूकी के मामले में दायर पीआईएल की समाअत करेगा। मुफाद आमा की दरख्वास्त में यह मुतालबा किया गया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वकील एमएल शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की है जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट में वक्त लग सकता है, ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद को खत्म किया जा सकता है या इसके साथ छेड़छाड़ हो सकती है। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।